रोटेशनल मोशन का आज लास्ट क्लास है और आज डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। सो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज के लिए कंडीशन है सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। सो ये जो कंडीशन है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है आइदर रेस्ट में रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा। सो रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस शुड बी जीरो। सो ये कंडीशन है सम ऑफ नेट फोर्सेस शुड बी जीरो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए, और ये जो है रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए। So rigid body is said to be in equilibrium if it is both, that is in translatory equilibrium as well as rotatory equilibrium. So general case है, हम in particular forces in XY plane लेंगे. Let forces are in XY plane. तो ये जो इक्वेशन है सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, अगर हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें सो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। और अगर फोर्सेस एक्स वाई प्लेन में है तो रोटेशन जो है अलोंग जेड एक्सिस होगा। सो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन हो जाता है और रोटेटरी के लिए टाउ जेड इक्वल टू जीरो। राइट, सो हम इस पर्टिकुलर केस को डिस्कस करेंगे जहां फोर्सेस जो है एक्स वाई प्लेन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अलोंग जेड एक्सिस होगा। सो कुछ कोई एग्जांपल्स लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक डोर दिया गया है, डोर का जो विड्थ है ये 1 मीटर है और जो लेंथ जो है ये 2 मीटर। सो दो हिंजेस है, एक हिंज यहां पर है 0.5 मीटर फ्रॉम टॉप और एक हिंज यहां पर है 0.5 मीटर फ्रॉम बॉटम। डोर का जो है मास दिया गया 40 kg, यानी कि वेट हो जाएगा 400। हमें पूछा गया कि ये जो दो हिंजेस है यहां पर रिएक्शन कितना होगा, और आगे ये भी डाटा दिया गया ईच हिंज सपोर्ट्स हाफ द वेट। तो यहां जो रिएक्शन है उसका जो y कंपोनेंट है जो कि वेट को सपोर्ट करता है वो बराबर है, दोनों हाफ। सो 2RY इक्वल टू mg, RY इक्वल टू mg/2, 200 न्यूटन। सो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, दैट इज अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। R का एक कंपोनेंट होगा Rx, एक में राइट होगा तो एक में लेफ्ट होगा, क्योंकि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो होना चाहिए। सो दोनों फोर्सेस जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो एक में इस तरफ होगा तो एक में इस तरफ होगा, हम देख लेंगे किस में राइट साइड होता है किस में लेफ्ट साइड होता है। और थर्ड कंडीशन है टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। सो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज ये पॉइंट ले लीजिए P या फिर Q या फिर इसमें सेंटर कहीं भी ले लीजिए। सो पहले चेक कर लेते हैं जो एक्स कंपोनेंट है रिएक्शन का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो किस तरफ। मान लेते हैं इसमें इस तरफ, राइट। तो यहां पर हम टॉर्क लेते हैं ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस। ये RY और RY दोनों अगर प्रोड्यूस किया जाए ये Q से पास होता है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। सो इन दोनों का टॉर्क नहीं होगा, राइट, सिर्फ इसका टॉर्क होगा। इसका टॉर्क किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज होगा, और mg का टॉर्क होगा ये भी क्लॉकवाइज होगा। सो दोनों टॉर्क अगर क्लॉकवाइज होता है
तो ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है राइट साइड नहीं होगा, लेफ्ट साइड होगा। सो यहाँ अगर लेफ्ट साइड है इसका मतलब यहाँ राइट साइड है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 होना चाहिए। अब यहाँ ले लेते हैं, इसका टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क है क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। सो mg का 400 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 1 मीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ½ मीटर हो जाएगा। और ये Rx का यहाँ से डिस्टेंस, ये टोटल 2 मीटर है, 0.5 चला गया, ये 1 मीटर। सो Rx इंटू 1, सो Rx हो गया 200। सो Ry 200 है, Rx 200 है। सो R जो है इनका वेक्टर सम होगा Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर 200√2, और इसमें सिमिलरली Rx Ry स्क्वायर इधर होगा 200√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया गया, एक लैडर है अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, लैडर का लेंथ दिया गया है 10 मीटर, मास दिया गया है 20 kg। It is against a vertical wall. This height is given say 8 meter and this height is given 6 meter. यहां पर एक लड़का खड़ा है at a distance 8 meter from the base along the ladder, और दिया गया है वर्टिकल वॉल स्मूथ। तो हमें पूछा गया है कि एक ग्राउंड का रिएक्शन क्या है इस इंस्टेंट पर। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। यूनिफॉर्म रॉड है, इसका वेट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्ट करेगा 5 मीटर में, वेट mg 20 इंटू 10 200, ये 5 मीटर पे एक्ट करेगा। और लड़का का मास दिया गया है 60 kg, तो इसका वेट हो जाएगा 60 इंटू 10 600। वर्टिकल वॉल स्मूथ दिया गया तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स होगा, और ये रफ है, दोनों कंपोनेंट्स होगा, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन। सो टोटल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होगा। अगर हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में ले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा, सिग्मा fx 0 होगा, यानी फोर्स टू द राइट इक्वल टू फोर्स टू द लेफ्ट। राइट की तरफ फ्रिक्शन 2 है, लेफ्ट की तरफ नॉर्मल फोर्स। ये पहला इक्वेशन। वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम भी 0 होगा, दैट इज अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स m2 है, डाउनवर्ड फोर्स m1g और m2g, ये 200 और 600 800 न्यूटन। ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क कहीं पर भी ले लीजिए 0 होगा, कोई भी पॉइंट पे ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ कहीं पर भी, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बट मैं यहाँ ले रहा हूँ। टॉर्क एट A इज 0। तो यहाँ अगर मैं लूँ तो फ्रिक्शन 2 और नॉर्मल 2 ये दोनों यहाँ से पास हो रहा है, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, सो इनका कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं है। सो टर्निंग इफेक्ट सिर्फ ये 3 फोर्सेस का, ये क्लॉकवाइज टर्न कर रहा, ये क्लॉकवाइज टर्न कर रहा, और ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा। सो ये क्लॉकवाइज टर्न कर रहा, ये फोर्स 200 न्यूटन, और इसका डिस्टेंस 5 मीटर है, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये जो है 5 cos थीटा हो जाएगा, 5 cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज 6/10।
नेक्स्ट 600 ये है, उसका डिस्टेंस 8 है, बट उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, दैट इज 8 cos थीटा। 8 cos थीटा होता है बेस पाई हाइपोटेन्यूज। सो ये दोनों टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है n1 का डिस्टेंस 10 है, बट फिर से डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को बढ़ा दिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि वो हाइट 8 मीटर। सो n1 इंटू 8, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो n1 निकल जाएगा। सो n1 निकल जाएगा, n1 इज सेम एज फ्रिक्शन 2, राइट। सो फ्रिक्शन 2 मिल गया, नॉर्मल 2 मिल गया। रिएक्शन जो है इनका वेक्टर सम होगा, यहाँ का जो रिएक्शन होगा n2 स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन 2 स्क्वायर रूट ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है, एक हॉरिजॉन्टल बार है, ये बार का लेंथ दिया गया 4 मीटर, ये वर्टिकल वॉल है, और ये इसका मास दिया गया है, इसका मास दिया गया है 10 kg यानी कि 100 न्यूटन, राइट। इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो कि 3 मीटर हाइट पे 3 मीटर हाइट पे वॉल से कनेक्टेड है। एक और वेट यहाँ पर है, एक और वेट है यहाँ पर है, से 20 kg यानी कि 200 न्यूटन। और ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, और हमें पूछा गया कि वॉल का इस बार के ऊपर फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। चलिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 100 न्यूटन है, ये 200 न्यूटन है, इसका डिस्टेंस दिया गया से 3 मीटर दिया गया। सो यहाँ टेंशन होगा, टेंशन नहीं लेते हैं, कंपोनेंट्स ले लेते हैं। एक्स कंपोनेंट t cos थीटा, y कंपोनेंट t sin थीटा। उसी तरह यहां पर वॉल का जो फोर्स होगा, फोर्स नहीं लेके कंपोनेंट ले लेते हैं। सो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, से पॉइंट से A, ये पॉइंट B। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0। सो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ले लेते हैं जिनका सम 0 होना चाहिए। राइट इक्वल टू लेफ्ट, राइट है आपका fx, लेफ्ट है t cos थीटा। सो fx इक्वल टू t cos थीटा, ये 3 है, ये 4 है, मतलब ये 5 हो जाएगा, और cos थीटा हो जाएगा 4/5। सो 4/5t। दूसरा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम भी 0 होना चाहिए, यानी कि अपवर्ड फोर्स Fy प्लस उधर Ty इक्वल टू डाउनवर्ड 100 प्लस 200। सो Ty t sin थीटा 3t/5 इक्वल टू 300। एंड थर्ड इक्वेशन रोटेटरी इक्विलिब्रियम का, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज 0। मैं यहां चूज कर रहा हूं पॉइंट को, टॉर्क एट ए इज 0। सो यहां अगर मैं लूंगा Fx और Fy का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, बिकॉज वो दोनों ए से पास होता है। उसी तरह Tx को अगर प्रोड्यूस करा जाए तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली ए से पास होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी 0 है। तो इसका 0, इसका 0, इसका 0। सो सिर्फ ये 3 फोर्सेस का, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। सो 100 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2, 200 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3, और Ty यानी कि t sin थीटा
t sin थीटा 3/5 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो t निकल जाएगा। अगर t निकल जाएगा तो यहाँ डाल देने से fy निकल जाएगा और यहाँ डाल देने से fx निकल जाएगा। सो नेट वॉल का जो रिएक्शनरी फोर्स था F वो हो जाएगा fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर रूट ओवर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी सरफेस पे रखते हैं, मान लेते हैं एक बुक को एक टेबल के ऊपर रखते हैं, रेस्ट में है, तो mg और सरफेस का रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है सेम है। लेकिन अगर ये बुक को मैं साइड ले जाता हूं, बुक को अगर मैं टेबल के साइड में ले जाता हूं, राइट, तो वेट इफेक्टिवली हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेते हैं और जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेबल के ऊपर से जाता है, सपोज यहां जाता है, तब तक mg और n एक ही लाइन पे रहेंगे और दोनों काइंड इक्विलिब्रियम रहेगा, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मैं इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बेस से होकर नहीं जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बेस से होकर नहीं जाता तो इफेक्टिवली वेट इधर आ जाता है और नॉर्मल फोर्स जो है सरफेस का रिएक्शन है तो सरफेस से ही गुजरेगा, यहीं कहीं गुजरेगा और ये दोनों जो है एक लाइन पे नहीं है, तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, टॉर्क आ जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी सरफेस पे रखते हो तो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या हो सकता है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वर्टिकल लाइन थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, बेस से नहीं पास हो रहा है, जैसे कि इस केस में हम क्लियरली देख रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बेस से पास नहीं हो रहा। अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए वर्टिकल लाइन थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड पास थ्रू बेस। आप सभी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम होगा, एनीवे थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी पार्टिकल्स, इनफाइनाइट पार्टिकल्स। से ये पार्टिकल mi है और इसका वेट होगा mig, अगर g को हम यूनिफॉर्म लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या, जो ये ऑब्जेक्ट के अंदर या बाहर कहीं भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इन वेट्स के चलते मूवमेंट्स, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज ri है, तो इस वेट का मूवमेंट क्या हो गया, ri क्रॉस mg। तो सभी पार्टिकल का टॉर्क होगा इस पॉइंट पर। ये सपोज दूसरा पार्टिकल है, इसका टॉर्क होगा, सभी पार्टिकल का टॉर्क होगा। सो अगर वेक्टर सम ऑफ दिस टॉर्क्स ड्यू टू वेट्स ऑफ द पार्टिकल जिस पॉइंट पर जीरो होता है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच वेक्टर सम ऑफ द टॉर्क्स ड्यू टू वेट्स ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज जीरो, राइट। सो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो cm और cg जो है सेम पॉइंट हो जाता है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो cm और cg जो है सेम पॉइंट नहीं होता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, एक टॉल बिल्डिंग है, हमको मालूम है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं g कम नहीं लगता है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, अगर सभी जगह से यूनिफॉर्म है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया सेंटर ऑफ मास। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक जैसा नहीं है, जो पार्टिकल नीचे है उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है
थोड़ा सा नीचे होगा सेंटर ऑफ मास। सो यहाँ पर CM और CG कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो CM और CG कब कोइंसाइड नहीं करेगा? जब ग्रेविटेशनल फील्ड थ्रू आउट द बॉडी अगर यूनिफॉर्म नहीं है। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, इक्विलिब्रियम के लिए कोई भी बॉडी को अगर हम सरफेस में रखते हैं तो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? वर्टिकल लाइन थ्रू CG मस्ट पास थ्रू बेस। अगर ऐसा नहीं है तो ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जहां हमको 4 ब्रिक्स दिया गया, एक एक ब्रिक का लेंथ है L। सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना ऑक्युपाई करेगा ये पूछा गया। सो पहला ब्रिक ये है, लेंथ ईच का लेंथ L दिया गया है, पहला ब्रिक ये है। तो इसके नीचे जो ब्रिक होगा, इसके नीचे जो ब्रिक होगा ये ऐसा होना चाहिए ताकि इसका जो सेंटर है, पहला वाला का सेंटर जो है, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम के लिए, रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए वर्टिकल लाइन थ्रू सेंटर शुड पास थ्रू बेस। सो मैक्सिमम ये लेंथ L है तो सेंटर हो जाएगा L/2। तो ये जो है पहला वाला ब्रिक, सबसे ऊपर जो ब्रिक है, उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन L/2 होगा। उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो सेंटर इज वर्टिकल लाइन थ्रू सेंटर इज नॉट पासिंग थ्रू बेस, रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। सो ये C1 है, ये C2 है। अब इसको सिस्टम ले लेते हैं, C1 और सिस्टम। ये मास M है, ये मास M है, तो ये जो डिस्टेंस है L/2 है, ये टोटल L/2, तो ये L/2 हो गया, राइट। और ये अगर L/2 है तो ये दोनों का मास सेम है, तो इनका जो सेंटर आएगा, 1 और 2 का मिलाकर, 1 और 2 का मिलाकर ये L/2 है तो बीच में आएगा, दोनों का मास सेम है, L/4 में आएगा। सो दोनों का अगर सिस्टम लेते हैं, ये दोनों को मिला के सिस्टम लेते हैं, तो वर्टिकल लाइन ये है। अब जो तीसरा ब्रिक को रखेंगे यहां पर, सो ये एक्सटेंशन मैक्सिमम L/4 होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल लाइन जो है पास थ्रू बेस। अब ये तीनों को सिस्टम ले लेते हैं। ये दोनों को सिस्टम लेने से इसका सेंटर ये है, तीसरा वाला का सेंटर यहां पर है। तो इन दोनों का सेंटर कहां पर आएगा? दैट इज C1 2 3। सो 1 2 एक सिस्टम है जिसका मास 1 2 का मास है 2m, और 3 एक सिस्टम है जिसका मास m है, राइट। तो यहां से मेजर करते हैं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, सेंटर तक का डिस्टेंस L/2 है, राइट। और सपोज ये x, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L/2 माइनस x। सो ये वाला मास m है, L/2 माइनस x, और वो वाला मास, ये दोनों मिला के मास 2m है इंटू x। सो x कट जाएगा, सो x हो जाएगा L/6। सो ये जो 2 ब्रिक का सिस्टम था उसका सेंटर इधर है, ये तीसरा ब्रिक इसका सेंटर इधर है। तो अब तीनों का जो सिस्टम का सेंटर है ये यहां पर एट ए डिस्टेंस x, यानी कि L/6 में। अब जो आप चौथा ब्रिक रखेंगे यहां पर, इसका जो सरफेस है या फिर एंड जो है, मैक्सिमम यहां तक होना चाहिए। तो ये 4 ब्रिक को हम रख रहे हैं, ये चौथा ब्रिक सरफेस में, ग्राउंड सरफेस में रख रहे हैं। तो मैक्सिमम ओवरहैंगिंग क्या है? सबसे जो हाईएस्ट ब्रिक है उसका L/2 है, उसके बाद वाला का L/4 है, उसके बाद वाला का L/6। सो टोटल हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना ऑक्युपाई कर रहा? L प्लस L/6 प्लस L/4 प्लस L/2, ये टोटल हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑक्युपाई कर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। टेबल है जिसका टेबल टॉप जो है सर्कुलर है,
सर्कुलर है, और इसका जो चार ठो सपोर्ट्स है, 4 लेग्स जो है 4 कॉर्नर में है, फॉर्मिंग स्क्वायर। इधर ऐसा 4 ठो, यहाँ एक है, यहाँ हम खाली टॉप को दिखा रहा हूँ। यहाँ एक 4 लेग्स है, 1 2 3 4, राइट। और हमें दिया गया है टेबल टॉप का जो मास है कैपिटल M है, और इस सर्कुलर पोर्शन का रेडियस R है, और हमें पूछा गया कितना मास टेबल में कहीं पर भी रखिए ताकि टेबल टॉप जो है वो उलट ना जाए, वो टॉपल ना करे। तो मास को हम कहां रखने से टॉपल करेगा? जितना दूर हो सके। सो मैक्सिमम दूर जो है यहां पर हम रख रहे हैं। ए टेबल टॉप का सेंटर ये है, CG ये है, इफेक्टिवली वेट हम यहां ले सकते हैं, और ये पार्टिकल है, इसका इफेक्टिवली वेट यहां ले सकते हैं। तो इन दोनों का जो कंबाइंड सिस्टम, इसका जो इन दोनों सिस्टम का इफेक्टिव CG जो हम लेंगे वो यहां से क्रॉस नहीं होना चाहिए। वर्टिकल लाइन थ्रू CG जो है बेस से पास होना चाहिए। ये बेस, ये अगर इसको क्रॉस कर जाएगा तो ये इस तरह से इस एज पर उलट जाएगा, राइट। तो यहां तक होना चाहिए लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए। तो हमें दिया गया रेडियस R है, तो ये हो जाएगा R/√2, ये 45 डिग्री है, R/√2 हो जाएगा। और ये टोटल R है, तो ये R/√2, इसका मतलब ये हो गया R माइनस R/√2। सो यहाँ पर M1R1 इक्वल टू M2R2, सो mg इंटू R/√2 इक्वल टू mg इंटू R माइनस R/√2। तो मैक्सिमम वेट कितना है पूछा, mg √2 एलसीएम ले लीजिए, mg/√2 माइनस 1। सो ये मैक्सिमम वेट है, आप टेबल में कहीं पर भी रखिए, टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। इससे ज़्यादा वेट अगर इस कॉर्नर में रखेंगे तो ये जो है इधर अबाउट दिस एक्सिस टॉपल कर जाएगा। सो ये था लास्ट क्लास रोटेटरी मोशन का, जहाँ पर हम इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन।